तो चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, अदिश राशि है इनमें से कौन? 4 ऑप्शन है, ऊर्जा, बल आघूर्ण जिसे टॉर्क कहते हैं, संवेग या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मान होता है, और जिसमें मान और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर बल आघूर्ण और संवेग ये सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा जो है यहाँ पर अदिश राशि है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर कार्य। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सदिश राशि इसमें जिसमें कि मान यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो, तो उसमें आपका यहां पर जितने भी हैं ये संवेग आपका आंसर हो जाएगा। संवेग जिसे हम मोमेंटम कहते हैं और जिसे P से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, m इंटू v। नाउ प्रेशर, ये दाब, प्रेशर, थर्स्ट पर यूनिट यानी फोर्स बाय, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। जबकि ऊर्जा ये भी अदिश राशि, अभी हमने जस्ट पीछे करवाया था। और कार्य जिसे हम वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जो है वो सदिश राशि है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है? सदिश राशि हो जा रहा है, सॉरी अदिश राशि हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या फिर आयतन। तो यहाँ पर आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है, बाकी जो है वो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करता है, वेग, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो है आपका सदिश राशि है। निम्न में से सदिश राशि कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका वेग, ठीक है, वेग जो है वो सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय और लंबाई ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? यानी कि ड्राइव, तो घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या फिर चाल, तो व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि हम लोगों ने जो भौतिक राशियां पढ़ी है वो 7 ऐसे भौतिक राशियां हैं जो मूल राशि हैं, मूल भौतिक राशि हैं, और बाकी जो भी है वो व्युत्पन्न है। यानी कि जो 7 मूल है उसमें ये जो ऑप्शन है इसमें द्रव्यमान है, क्योंकि आपने देखा लंबाई जो है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है, तापमान, ये सारे मूल राशि के अंतर्गत आते हैं, जबकि द्रव्यमान ये मूल में आ गया। लेकिन घनत्व, आयतन और चाल की हम बात करें तो ये व्युत्पन्न है, क्योंकि जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर देखिए मास और वॉल्यूम दो जो है वो यूनिट का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह से आयतन ये वॉल्यूम हो गया यानी कि मास बाय डेंसिटी, और चाल यानी कि वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इनमें एक से ज्यादा मूल मात्रक के प्रयोग करके जो है यूनिट्स बन रहे हैं, जबकि द्रव्यमान का जो है यूनिट्स मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? फार्मूला ऑफ
एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशंस का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है तो देखिए एक्सेलरेशंस यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और इसको कवर करने में हमें t टाइम लगता है, तो एक्सेलरेशंस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशंस हो जाएगा v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा t। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए आपका ए नंबर जो है करेक्ट है, v माइनस यू बाई टी। और एक्सेलरेशंस का जो मात्रक होता है, ठीक है, यूनिट मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और यह जो एक वेक्टर यानी सदिश राशि के अंतर्गत आता है। अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग संवेग देखेंगे। संवेग जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम जिसका परिभाषा जो यानी कि जिसको हम लोग मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, और वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो वेलोसिटी यानी कि जिसे हम v से डिनोट करते हैं, ये ना वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर v। अब देखिए हम अगर इनके रेशियो को देखते हैं तो ये v और v कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, मास m। तो हमारा जो राशि है वो जब हम वेग बटा संवेग बटा वेग करते हैं तो द्रव्यमान आता है, तो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी। तो जैसा कि हमने बताया था कि ध्वनि, दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, या अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्वनि और प्रकाश, ये दोनों जो है वो, ठीक है, ध्वनि और प्रकाश ये दोनों के दोनों जो है वेव हैं, वेव पार्टिकल्स। ऐसे तो अगर हम देखें तो प्रकाश ड्यूल नेचर को शो करता है, यानी कि एक पार्टिकल के साथ साथ ये एक वेव भी है। तो ये दोनों जो है एक वेव हैं, जहां पर जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्सल वेव को आइडेंटिफाई करता है, जबकि ध्वनि जो है वो लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य को आइडेंटिफाई करता है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। वही अगर प्रकाश के बारे में पूछा जाए कि प्रकाश किस प्रकार की ध्वनि तरंग के अंतर्गत आती है, प्रकाश किस प्रकार के तरंग के अंतर्गत आता है, तो हमारा आंसर हो जाता अनुप्रस्थ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। इसको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या फिर उपयुक्त सभी कथन सही है। तो देखिए ध्वनि एक ऐसी तरंग है जो बिना माध्यम का ट्रैवल नहीं कर सकती है। इसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तो यानी कि ये निर्वात में चलती है, ये गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, दूसरा कि ये पोलराइज्ड नहीं होता है, ध्वनि को पोलराइज नहीं कर सकते हैं। तीसरा 0 डिग्री पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जी हाँ बिल्कुल सही। ध्वनि का चाल माध्यम अलग अलग होने पर वेरी करता है, सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वह ठोस में होता है, ठीक है, उससे कम द्रव्य में
और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है, ये गैसियस माध्यम में। तो ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है वो आपका अवश्रव्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा पाराश्रव्य, यानी इंफ्रारे, इंफ्रा ऑडिएबल एंड अल्ट्रा। तो ये जो अश्रव्य होता है वो 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को हम लोग अश्रव्य के अंतर्गत रखते हैं, जबकि पराश्रव्य 20 के यानी 20 किलो हर्ट्ज से जो है वो अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य, जबकि श्रव्य 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की दूरी को। हर्ट्ज ये जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें और ध्यान में रखना है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि ध्वनि की तीव्रता की मात्रक यानी इंटेंसिटी डेसिबल होता है, डीबी। ठीक है, ये हमने पहले यूनिट एंड डायमेंशन में देखा है। अगला प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीयक नियम, तृतीयक नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम एक्शंस करते हैं रिएक्शन होता है, क्या करते हैं, एक्शन करते हैं रिएक्शंस होता है। तो अब देखिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हम अगर एक्शंस करेंगे तो रिएक्शंस होगा, लेकिन रिएक्शंस क्या होगा कि इक्वल होगा एक्शंस के, लेकिन डायरेक्शंस इसका अपोजिट होगा। तो यानी कि ये न्यूटन थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ इसका एग्जाम्पल नाउ हम जब चलते हैं या फिर हम तैरते हैं तो वहां पर न्यूटन का तीसरा नियम देखने को मिलता है। तो सही आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम करेक्ट है। अगला है जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ठीक है, जल में तैरना, तो देखिए जब हम तैरने का काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने जो पिछला पैर है यानी कि और हाथ, उससे हम पानी को क्या करते हैं, पीछे ढकेलते हैं और पानी हमें क्या करता है, आगे की ओर ढकेलता है। तो यानी कि हमने पहले एक्शंस किया तब रिएक्शंस हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि हम आगे मूव करते हैं, तैरते हैं। तो यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कि बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है। तो देखिए न्यूटन के 3 लॉ हम लोगों ने देखा। पहला नियम और जिसे हम जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, यह स्टेटमेंट ये देता है कि कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी रिजल्टेंट फोर्स न लगे, या फिर अगर वो गति में है तो तब तक गति में रहेगी जब तक कि बाहरी उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो यह न्यूटन का पहला नियम बताता है और पहले नियम को ही यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई रिजल्टेंट बाह्य बल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यानी कि इसे हम गैलीलियो का नियम, इसी को न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं।
या इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बल की परिभाषा आती है न्यूटन्स के पहले नियम से, दूसरे, तीसरे या फिर इनमें से कोई नहीं, सॉरी गुरुत्वाकर्षण से। तो ये फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमने देखा न्यूटन के दूसरे नियम में कि फोर्स जो होता है वो संवेग, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del P upon del T. Now del P will be also written and m into v यानी del v and del T. Now ये सॉरी फोर्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नाउ m and now v by t we know that this is accelerations a, तो here a, तो नाउ फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, m into a, mass into acceleration. So this is the second law of Newton. Now next questions, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या फिर एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो बताइए क्या कहते हैं उसे, गतिहीनता, जड़त्व या कुछ भार या फिर अक्रियता। तो यहां पर सही आंसर आपका जड़त्व हो जाएगा, यही ना। जड़त्व क्या करता है कि किसी वस्तु को या तो गति में है तो उसे गति में ही रहने देता है या फिर उसे रेस्ट में लाने की चेष्टा करता है, विरोध करता है। तो यहाँ सही आंसर आपका बी नंबर है। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को अभी हमने बताया कि गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अगला है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ये गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम आप सोचिए, पूछा जा रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो अब देखिए जब घोड़े का जो पैर है, ठीक, घोड़े का पैर क्या करता है कि भूमि को पीछे की ओर ढकेलती है। अब भूमि क्या है कि इसे आगे की ओर ढकेलता है, तो यानी कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल इसका मुख्य कारण है, ये ना। सी क्यों होगा बताइए, डी क्यों नहीं होगा। घोड़ा तो अपना पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर, जैसे आप ही है, आप अपने पैर को क्या करें, पीछे की ओर ढकेल रहे हैं, तो जब तक पृथ्वी आपको आगे की ओर ना ढकले आगे नहीं ना बढ़ पाइएगा। तो यहाँ पर डी नंबर ना आंसर हो जाएगा। अगला है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर जड़त्व का नियम, ठीक है, चूंकि जब व्यक्ति, ठीक है, चलती हुई गाड़ी में होता है तो वो गाड़ी के साथ जो है वो मोशन में होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाता है अचानक जो है वो विराम अवस्था में आते हैं, तो इस कारण वो आगे की ओर झुक जाता है। वहीं अगर गाड़ी रेस्ट अवस्था में होता है तो उसमें बैठा व्यक्ति भी रेस्ट अवस्था में होता है, लेकिन गाड़ी जैसे ही चलता है व्यक्ति तो रेस्ट अवस्था में, तो इस कारण वो क्या करता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ये न्यूटन का पहला नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम इस चीज को आइडेंटिफाई करता है। अगला प्रश्न है रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। ये रॉकेट की कार्यप्रणाली, इसका भी एग्जाम्पल दिया था कि जब रॉकेट आगे बढ़ता है
क्या होता है कि ह्यूग मात्रा में धुआं पीछे की ओर ईंधन जो जलता है उससे धुआं निकलता है। तो अब ये धुआं क्या करता है कि इसको फोर्स देता है, जिसके कारण ये क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा, और रिएक्शन होगा तो मोशन होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी हाँ। नेक्स्ट है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्व, घूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व या फिर गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पर विश्राम जड़त्व यानी कि न्यूटन का पहला नियम आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि अचानक घोड़ा जो था वो रेस्ट में था, वो अचानक चलना प्रारंभ कर देता है, तो इस कारण ये चीजें होती हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से, क्योंकि हमने बताया कि ड्यूल नेचर को शो करता है, प्रकाश ड्यूल नेचर को शो करता है, यानी कि तरंग भी है और कण भी है। तो जो छोटे छोटे कण है उसको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अभी हमने बताया अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग ये ध्वनि है, ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्ध्य है, जबकि अनुप्रस्थ प्रकाश है। अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का जो है वो तरंग सिद्धांत हाइगेन्स के द्वारा बताया गया था। अभी हमने बताया कि ड्यूल नेचर को शो करता है प्रकाश, जिसमें कि तरंग यानी अनुप्रस्थ जो तरंग है यह हाइगेन्स के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट, प्रकाश का जो चाल है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, इसे रोमर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यहां पर आपका चलिए बताइए, इसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर अपवर्तन? तो यहां पर व्यतिकरण होगा। यह आइडेंटिफाई करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज, तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय जो स्वरूप है इसका खोज किनके द्वारा किया गया? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर यंग? सही आंसर मैक्सवेल, मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम पूछें कि प्रकाश तरंग का विवर्तन, ठीक है, इसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ग्रेमोल्डी, यंग, मैक्सवेल या फिर फोकॉल्ट? तो ग्रेमोल्डी। हम बताएंगे अभी कि विवर्तन होता है, कि आगे क्वेश्चन से दिया गया है तो उसी में देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव के प्रतिपादन हेतु ही उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आइंस्टाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश और ध्वनि में दोनों में घटित नहीं होती है? तो हमने बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका ध्रुवण, पोलराइजेशन इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो यही आपका विवर्तन कहलाता है, और विवर्तन के बारे में ग्रेमोल्डी के द्वारा बताया गया था। तो सही आंसर यहाँ पर आपका विवर्तन यानी कि बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, विवर्तनीकरण का सिद्धांत, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत
यह प्रकाश की तरंग प्रकृति का जो है यहाँ पर पुष्टि करता है। एंड नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? चलिए यहाँ पर आंसर करें तो देखिए यह जो है वो न्यूटन के दूसरे नियम को, यानी दूसरे नियम के एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति यानी कि जो फील्डर होता है, जब फील्डर के हाथ में बॉल आता है तो वो अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर पीछे की ओर खींचता है, ठीक है, बॉल के साथ। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उसको टाइम मिल जाता है। यहां पर देखिए, तो चलिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग ऑप्शंस पर बात करें। तो चलिए ऑप्शन से बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इम्पल्स बराबर क्या होता है, आवेग बराबर फोर्स बटा टाइम। अब देखिए फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, आवेग बटा टाइम। अब देखिए कि अगर हम, या फिर हम देखिए ना, फोर्स इंटू टाइम हो गया ना, तो यहाँ पर देखिए अगर हम टाइम को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम लगेगा ना। ये क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो वही काम हम करते हैं कि जब बॉल हमारे हाथों में आता है तो हम पीछे की ओर खींचते हैं, जिससे कि समय बढ़ जाता है। और जब समय बढ़ता है तो जो जिस फोर्स से वो आ रहा है वो फोर्स हमारे हाथों को नहीं लगता है, यानी कि हमारे हाथ में चोट लगने से जो बच जाता है। उसी तरह आप देखे होंगे कि जब लंबी छलांग होता है तो जहाँ पर खिलाड़ी उचकता है वहाँ पर उसे खुदरा बना देता है, यानी कि कोड़ देता है या फिर बालू रख देता है। तो यहाँ पर भी वही होता है कि उसके पैर जो है वो अंदर तक धंसता है, जिससे कि समय बढ़ जाता है और उसके पैरों को चोट नहीं लगता है। तो अब आते हैं ऑप्शंस में। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उससे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, है ना, क्योंकि बॉल को कैच करने के लिए उसे उतना ज़्यादा नहीं, और हाथ में भी जो है वो एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। तो मुख्य जो एप्लीकेशंस है वो न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि समय को बढ़ा देते हैं जिससे कि बल कम लगता है, ठीक है, उस गेंद को कैच करने में। बल गुणनखंड है तो बल फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, भार और मात्रा दोनों में कमी होती है। तो देखिए मात्रा का यहाँ पर मीनिंग जो निकाल रहा है वो द्रव्यमान से निकाल रहा है। याद रखिएगा हमने अभी बताया था मास और वेट में डिफरेंसेस, ठीक है, वेट और मास में, मास यूनिवर्स के किसी भी कोना में चले जाइए वही रहेगा जो है, लेकिन ये क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो भार में परिवर्तन होता है, ये तो सही है। चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित यानी कि जो भार है उसमें परिवर्तित होगा, तो ये सही हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा यानी कि मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार घट जाता है, चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो भार में चंद्रमा पर उतरता है तो हाँ, इसकी बी के जगह, सी के जगह हम बी को मारेंगे। अगर हम इसको द्रव्यमान करते हैं तो देखिए उसका भार घट जाता है। जी हाँ, अगर 60 न्यूटन जो है वो भार है मून पर, तो सॉरी पृथ्वी पर, तो मून पर क्या होगा, चंद्रमा पर उसका भार जो है वो मात्र 10 न्यूटन ही बताएगा, 1/6 हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान 60 kg है
तो मून चंद्रमा पर भी 60 kg ही बताएगा, तो यानी कि हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम सी के साथ भी जा सकते थे, लेकिन बी चूंकि ऑलरेडी इससे ज़बरदस्त सही यानी कि ज़बरदस्त जो है वो चीज़ों को लिए हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर बी को मारेंगे। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। देखिए जी, ये स्मॉल जी का हम ऐसे जेन्युइन मान जो मानते हैं वो 9 पॉइंट, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेजर करते हैं, लेकिन ये वेरी करता है स्थान टू स्थान। जैसे अगर पृथ्वी के सेंटर पर बात करें तो जी 0 होता है। अगर हम इक्वेटर पर बात करें, ठीक है, विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर जो है वो मिनिमम होता है, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मान घटते जाता है और ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हो जा रहा है, तो यानी कि ऑब्वियस है कि बढ़ता है। बढ़ता है करेंगे, क्योंकि जहाँ जी था यहाँ पर अब मैक्सिमम हो जा रहा है ना। जी का मान जहाँ सेंटर पर जी था भूमध्य रेखा पर, ये यहाँ पर मिनिमम था और यहाँ पर मैक्सिमम हो जा रहा है, तो हम कहेंगे बढ़ता है, यही कहेंगे, सिंपल सा। नेक्स्ट है शरीर का वजन। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह जो है वो समान होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों में, तो सभी जगह एक समान होता है वजन। वजन कहने का मतलब मास, यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दुनिया के किसी भी कोने में सेम होता है, लेकिन वेट यानी भार जो है वो वेरी करता है, अंतर होता है भार में। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है। उसकी चाल बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा या फिर भार घट जाएगा। देखिए, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है, ये ना जिग वे में जो है वो फास्ट मूव करने लगता है, तो उसकी चाल जो है वो बढ़ जाएगी। अगला है, किस वस्तु का ताप, यानी किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। यहाँ पर किसी वस्तु का ताप होगा उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा, अणुओं की औसत ऊर्जा, अणुओं के कुल वेग, या फिर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। चलिए यहाँ पर आंसर कीजिए आप लोग, देखते हैं इसमें कितने लोग जो है वो सही करते हैं आप लोग। सभी आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर सिंपल सा कि इसकी जो हमने बताया कि जब वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसकी चाल बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर औसत गतिज ऊर्जा, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है वस्तु का ताप। अगला है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, यानी कि हीट जो है जिसमें अधिक होता है अधिक से कम की ओर जाता है ना। इसका अगर टेम्परेचर लो है और इसका हाई है तो हाई टू लो मूव करता है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। एंड नेक्स्ट प्रश्न 49,
इस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाना, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक या फिर ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाना। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है अगर टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है यानी कि उसका ऊष्मीय मान बढ़ रहा है। अब यहाँ पर काइनेटिक नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सोच सकते हैं कि पिछला तो काइनेटिक किए थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वस्तु का जो है वो ताप में वृद्धि हो रही है तो उसका जो ऊष्मीय मान है, कैलोरीफिक मान है, वो बढ़ जा रहा है, तो डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, जब किसी पिंड को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है या फिर भार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जब हम वस्तु को गर्म कर रहे थे तो चाल क्या था उसका, उस वस्तु के जो अणुओं का चाल था वो बढ़ जा रहा था, यानी काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जब ठंडा होगा तो वो शांत हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर चाल घट जाता है, ठीक है, उसके अणुओं की चाल घट जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखा, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है वो सामान्य विज्ञान के सापेक्ष में पढ़ा। बाकी अन्य और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो सारा हम इस सीक्वेंस के अंतर्गत देखेंगे। वहीं जो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, सहायक आचार्य की रिगार्डिंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और जिसमें कि अगर हम 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 का जो है अभी 1700 रुपये जो है वो आपके फी पड़ रहे हैं। वहीं अगर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 की रिगार्डिंग जो है वो 5200 पड़ रहे हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं वो सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और पेपर 3 उसके रिगार्डिंग ये आपका 5000 यानी 5200 ये ऑफर फी है जो कि लिमिटेड समय के लिए है। तो इनमें इनरोल्स करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप, जो कि आपके स्क्रीन में ऑलरेडी गिवन है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर जो है गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उस लिंक के भी माध्यम से, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट करके भी जो है आप इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं तथा विशेष अन्य और भी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस में इतना ही, और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। जो अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।